चलिए देखिए, तीसरा और चौथा यूनिट। तो पहले में और दूसरे में यही हम लोग जाने हैं कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा कौन से प्लांट है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो डिफरेंस है वो क्या है? तो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट है वो जनरली क्रीपिंग फार्म, ठीक है, और टेरिडोफाइटा के जो प्लांट हैं वो एक्सटेंडिंग फार्म। एक्सटेंडिंग मतलब उनके रूट होंगे, स्टीम होंगे, लीफ होंगे, लेकिन कन्फर्म होंगे, ठीक है। और टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं अगर स्टीम वाले हैं तो ज़्यादा बड़े नहीं, वो स्मॉल ही होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो हम लोग बात कर रहे थे प्लांटी में अगर डिवाइड किया गया तो 3 टाइप के पौधे थे, 3 टाइप के ब्रांच थे। पहला था ब्रायोफाइटा, उसके बाद दूसरा था टेरिडोफाइटा, और उसके बाद है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा हम लोग पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइटा हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिट सिलेबस। और हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद चौथा यूनिट पैलियोबॉटनी, ठीक ना। अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी में क्या अंतर है ये समझते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो स्टडी करने हैं वो बिग प्लांट होते हैं, और बिग प्लांट में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं इनमें फ्लावर नहीं दिखने को मिला, ट्रू फ्लावर नहीं है। यानी जनरली अगर देखा जाए तो इनके अंदर कोन पाए जा रहे हैं, कोन है, ओब्यूल हैं, ठीक ना, 2 तरीके से हैं, कोन और ओब्यूल। तो 4 फैमिली पढ़ना है, एक साइकेडेल्स, दूसरा जिंकोइल्स, और तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे कोनिफेरल्स, उसके बाद जेंटल। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल में हम लोग साइकस पढ़ेंगे, और इसके बाद प्लांट है जिंको, उसके बाद पाइनस, उसके बाद इफेड्रा। चारों का अगर मार्फोलॉजिकल डायग्राम देखें तो यहाँ पे ये साइकस है। साइकस वेल ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका ये देखिए स्टीम है। इसके बाद इसकी जो लीफ है वो हेरी लाइक है, ब्रांचेज हेरी लाइक लीफ हैं। साइकस में कोरोलाइड रूट भी पाए जाते हैं, जैसे नीचे अगर इसका एक देखेंगे तो सॉइल में एम्बेडेड रूट पाए जाते हैं, और दूसरा कोरोलाइड रूट होते हैं। कोरोलाइड का मतलब ये है कि इसके स्टीम के ऊपर सॉइल से बाहर कुछ रूटें दिखती हैं, जैसे तरकुल में अगर ताड़ में देखेंगे तो उसके रूट कुछ बाहर होते हैं, देखते हैं ना। तो उनका कंडीशन ये है कि उससे ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक ना, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं काफ़ी हार्ड होती हैं, इसके लिए उससे उसमें स्टोमेटा की जो कंडीशन होती है वो बहुत कम खुलते हैं, ठीक ना। इसलिए अपना ये श्वसन देखेंगे तो कोरोलाइड रूट के द्वारा लेता है, ठीक है। जिंको में हम देख रहे हैं कि इसमें वेल डेवलप स्टीम नहीं दिख रहा है, रूट हैं, इसके सीड हैं, इसके लीफ हैं, और टॉप में देखेंगे, टॉप का मतलब ऊपर देखेंगे तो इसकी पत्तियां कैसे हैं, डीपली लोबलेट। डीपली लोबलेट का मतलब ऐसे कि अगर कोई पत्ती हो लेकिन अंदर से ये नाच हो, एपिकल नाच। एपिकल नाच का मतलब अंदर से धंसा हो, यानी ऐसी पत्तियां इसकी दिखाई दे जैसे एक ही पत्ती 2 भागों में इंडिविजुअली हो,
ऐसे दिख रहा है, ठीक ना। तो इसकी पत्तियां हमेशा कैसी रहेंगी, बाइफर्केटेड रहेंगी, जिसको हम डीपली लोबलेट लीव्स बोलेंगे, ठीक है। पाइनस में अगर देखेंगे तो पाइनस का ये कोन का स्ट्रक्चर है, कोन, फीमेल कोन। तो फीमेल कोन में अगर देखिए पाइनस का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा ही होगा, ठीक ना, ऐसा ही होगा। नीचे इसका बस इसका रूट स्ट्रक्चर है। तो इसका अगर एलएस कोन में डाइसेक्ट करके देखा गया तो इसके अंदर आप बीच में देखेंगे सेंट्रीपिटली कोन एक्सिस है। इसके बाद आप देखेंगे कि कोन एक्सिस के बिसाइड में पैरेलल कंडीशन में देखेंगे तो ओव्यूलिफेरस स्केल है। इनसाइड ऑफ ओव्यूलिफेरस जो स्केल है, ठीक है, ओव्यूल भरे होते हैं और पूरी कंप्लीटली ओव्यूलिफेरस जो स्केल का जो कंप्लीटली डायग्राम है इसको हम एपोफाइसिस बोलते हैं, एपोफाइसिस, ठीक है। और ओव्यूलिफेरस स्केल को चारों तरफ से जो बाउंड करके रखा है वो उस स्केल को कहेंगे ब्रैक्ट स्केल, ठीक ना। जैसे आप गेहूं में देखते हैं, धान में, धान तो नहीं देखेंगे, हस्क होता है, लेकिन गेहूं में आप देखेंगे तो उसकी सीधे क्या होती हैं, वो चारों तरफ से उसके ऐसे पत्ती से ढके होते हैं, उसी को ब्रैक्ट बोलते हैं। वो भी है, मक्का में भी देखेंगे, मेज में भी, तो उसकी भी जो सीड है वो भी ब्रैक्ट से ढके होते हैं, कवर होते हैं, तो उसी को ब्रैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। चौथा जेंटेल्स में इफेड्रा हम लोग पढ़ेंगे। तो इफेड्रा में आप देख रहे हैं कि स्केली लीफ है, इंटरनोड है और नोड है। इंटरनोड आप देखें बीच का जो स्टीम है इसको इंटरनोड कहेंगे, लेकिन जहाँ पे इसकी जो इसके टुकड़े आप देख रहे हैं इंटरनोड, जहाँ से ओरिजिन हुआ है उस पॉइंट को कहेंगे नोड, ठीक ना। ऐसे ही गन्ने में भी आप देखेंगे तो गन्ने में भी गांठें होती हैं, उसके लंबे इसके पोर्स होते हैं, तो जो पोर्स हैं इंटरनोड होंगे, जो गांठें उसकी होंगी वो नोड कहलाएंगे, ठीक ना। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना कैसे है, तो थर्ड यूनिट में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या क्या जानेंगे, तो क्लासिफिकेशन में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले किंगडम क्या है, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम क्या है उसको आइडेंटिफाई करके राइट करेंगे। इसके बाद हम फाइलम की बात करेंगे कि इसका फाइलम क्या है। इसके बाद फाइलम अगर हो गया तो उसके बाद जनरली में क्लास की बात करते हैं। क्लास अगर बात हो गया तो क्लास को डिवाइड करते हैं तो ऑर्डर में आ जाएगा, ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर को डिवाइड करेंगे तो फैमिली की बात करेंगे, ठीक ना। फैमिली की अगर डिवाइडेशन में देखेंगे तो जीनस हो जाएगा और जीनस को डिवाइड करेंगे तो स्पीशीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे अगर डिवाइडेशन हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो स्पीशीज में जो भी लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल का मतलब ये कि प्लांट का नाम हम यहाँ पे शो करेंगे, है ना, कि किस क्लास किस फैमिली में कौन से कितने प्लांट रखे गए हैं, उसमें रखे गए हैं तो क्यों रखे गए हैं, उसका मतलब क्या है, तो उसका टाइप स्टडी जब करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही बताएंगे कि अगर ये जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट हैं इनका अगर ओरिजिन हुआ होगा, तो अगर ओरिजिन हुआ है तो कहीं ना कहीं इनका एक प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस होगा, ठीक है, जहाँ पे इनकी ग्रोविंग या ओरिजिन हुई होगी। तो बताया जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी में गन्ने की खेती होती है, गन्ने पर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नारियल का जो प्लांट है बहुत कम पाए जाएंगे, लेकिन केरल वगैरह में आप जाएंगे तो ज़्यादा। तो हम जनरली अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यही कहेंगे कि अगर नारियल का सबसे प्लांट अगर ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो कहाँ ग्रो कर रहा है, तो आप कहेंगे केरल में हो रहा है। तो वहाँ पे स्थान बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये प्लांट कहाँ कहाँ किन देशों में कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ हम लोग
कुछ कंट्री का नाम नोट करेंगे, स्टेट का नाम नोट करेंगे, जिले का नाम नोट करेंगे, ठीक ना। इस तरीके से इसमें हम नोटिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइलेंट फीचर पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर में हमने ये बताया कि साइलेंट फीचर लिखने के लिए जो टॉपिक चुनते हैं वो ये चुनते हैं। देखिए, साइलेंट फीचर लिखने के लिए क्या क्या टॉपिक होना चाहिए समझिए। इसमें साइलेंट फीचर लिखने के लिए पहला जो पॉइंट नोट आउट करेंगे, वो सबसे पहले पॉइंट नोट आउट करेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन से नोट आउट करेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो दूसरा पॉइंट होगा हैबिट, ठीक है, एंड हैबिटेट से नोट करेंगे, हैबिटेट से, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उसके बाद मार्फोलॉजी से बात करेंगे, मार्फोलॉजी। उसके बाद होगा एनाटॉमी, एनाटॉमी से लेंगे। और उसके बाद हम लोग कहाँ से लेंगे, तो उसके बाद आ जाइए रिप्रोडक्शन, ठीक ना, रिप्रोडक्शन से। तो इन सारे हेडिंग से किसी भी प्लांट के बेस पे, ठीक ना, ये सारे कलेक्शन का अगर कैरेक्टर नोट कर लेते हैं तो उसी सभी कलेक्शन नोट को हम कहेंगे साइलेंट फीचर। समझ में आ गया ना। अब हम लोगों को जिम्नोस्पर्म में अगली जो हेडिंग पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमेशा दो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक तो स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे कौन सा, तो एक स्ट्रक्चर आप इसमें पढ़ेंगे मार्फोलॉजी, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसमें एनाटॉमी, एनाटॉमी, ठीक है। तो दो तरह का स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ते हैं किसी भी प्लान के बेस पे, ठीक ना, तो उसको हम स्ट्रक्चर में पूरी कहानी को मानेंगे, ठीक है। इसके बाद इन प्लांटों को जिम्नोस्पर्म के केस में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए कुछ हेडिंग होंगे। तो रिप्रोडक्शन में जनरली जो हेडिंग को अगर देखा जाए तो बेसिस ऑफ हम लोग सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो सेक्स ऑर्गन इसके कौन कौन से हैं, तो सेक्स ऑर्गन में हम इसके अगर जिम्नोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं तो वो है माइक्रो, माइक्रोस्पोर, और एक है मेगास्पोर। कौन सा हो गया, मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर जनरली मेल के केस में माना जाता है और मेगास्पोर हमेशा फीमेल के केस में माना जाता है, ठीक ना। इन्हीं दोनों का लास्ट में किया जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्रिया आगे रिजल्ट मिलेगा वो बनेगा जायगोट। जायगोट मतलब स्पोर बन जाएगा और स्पोर के बाद यंग स्टेज आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मैच्योर प्लांट, ठीक है। तो इस तरह हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि इन प्लांटों का जीवन में कहीं ना कहीं कुछ महत्व है, ठीक है, कुछ यूजेज है, कुछ बेनिफिट है। तो इनका क्या महत्व है, तो वो हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अगर बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो सीधे सीधे बता देंगे, एज ए फोडर, एज ए मेडिसिन, एज ए एल्कोहल, ठीक ना, एज ए बेकरी, जो भी आप कह सकते हैं। मतलब ऐसा कोई प्लांट नहीं जिससे कोई वेराइटियां नहीं बने। सारे पौधों से मैक्सिमम वेराइटी डेवलप की जा रही है, ठीक है, हर क्षेत्रों में। तो इसीलिए इसको हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि ये जितने भी पॉइंट हमको पढ़ने हैं उसके लिए एग्जाम्पल 4 दिया है। तो 4 एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल कौन है, साइकेडेल्स फैमिली का साइकस प्लांट। दूसरा है जिंकोल्स का जिंको प्लांट। तीसरा कोनिफर्स का पाइनस है और जिंटेल्स का हम इफेड्रा पढ़ेंगे। और इन चारों का कौन कौन हेडिंग पढ़ेंगे, यही ऊपर की जो भी हेडिंग हम देखे हैं यही स्टडी करना है। समझ गया ना। तो बहुत कुछ इसमें है नहीं, चारों में अंतर आप देख रहे हैं कैसे दिख रहा है। अब देखिए 4th यूनिट में हम आई पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल अकाउंट मतलब जनरल कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर 3 का पढ़ने के लिए कहा है। एक साइकेडोफेलिकल्स, एक क्लास का नाम नोट किया गया है। तो साइकेडोफेलिकल्स का मतलब साइकस, ठीक ना, ये क्लास का नाम है। और बेनिटेल्स का मतलब बेनिट प्लांट होता है, और कॉर्डियल्स, ठीक ना, कोनिफर्स। तो अब यहाँ पे कुछ हिंट ये दिया है, कह रहा है कि ये जो प्लांट ओरिजिन हुए थे, ठीक ना, वो किस एरा में हुए थे, किस जमाने में। तो दिया गया है कि एज ऑफ फर्न। एज ऑफ फर्न का मतलब ये हुआ कि कौन साइकेडोफेलिकल्स के जो प्लांट ओरिजिन हुए थे वो उसी के साथ ओरिजिन हुए थे उस समय में जिस समय में फर्न पौधा आया, ठीक है। जिस समय में फर्न प्लांट का ओरिजिन हुआ उसी समय इस साइकेडोफेलिकल्स प्लांट का भी ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जनरली इसको कौन से ब्रांच में रखा गया, तो टेरिडोस्पर्म में रखा गया, झाड़ियों के रूप में रखा गया। इसको डिस्कवर कौन किया, ओलिवर और स्कॉट ने किया। किस सन में किया, 1903 में किया। अब कह रहा है कि वो जमाना कौन था जिसमें ये ओरिजिन हुआ, तो उस जमाने का नाम है पैलियोजोइक एरा। समझ गया ना, एरा मीन्स होता है युग, और ये जमाने का नाम है युग का। पैलियोजोइक एरा में हुआ, ये मिलियन बरस पहले की बात हो रही है, ठीक है। बेनिटेल्स का इसका एज कौन था, एज ऑफ फॉसिल। जिस टाइम फॉसिल की उत्पत्ति हो रही थी, मॉडिफिकेशन हो रहा था, उसी टाइम इस प्लांट का भी ओरिजिन हुआ। और इसको कौन डिस्कवर किया, जे बेनेट। और देखा गया तो युग कौन सा था, मीसोजोइक एरा, है ना, मीसोजोइक एरा। कॉर्डियल्स को अगर देखा गया तो इसके जनरल अकाउंट में बताने वाले, डिस्कवर करने वाले बीरबल साहनी है, जो 1948 में। और इन्होंने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया वो कहाँ से किया, राजमहल हिल से। उन्होंने बताया कि कॉर्डियल्स जो प्लांट है वो किस जमाने के ओरिजिन प्लांट हैं, तो बताया गया कि ये जुरासिक में वही डायनासोर वगैरह आते थे, और उस समय टेम्परेचर भी बहुत हाई हुआ था, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम में होता क्या है, जियोलॉजिकल टाइम में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अर्थ में जितने भी प्लांट ओरिजिन हुए हैं, समझ गया ना, सभी पौधे एक जमाने में नहीं आए। बात समझ में आ गई। यानी स्टार्टिंग से लेके अब तक देखा जाए तो बहुत सारे जमाने आए और बहुत सारे जमाने चले गए। तो कह रहा है कि हर युग में किसी न किसी पौधे का विनाश भी हुआ है और किसी न किसी पौधे की वैरायटी का ओरिजिन भी हुआ है। समझ गया ना। तो अब वही कह रहा है कि जब हम पूरे प्लांटों की ओरिजिन का टाइम, युग, ये सारे चीज रिकॉर्ड करते हैं, एक आइडेंटिफाई करके एक स्केल बनाते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं, ठीक ना, तो उसी को कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बात समझ में आ गई ना, क्या कह रहे हैं। पूरे प्लांटों की ओरिजिन और उनका टाइम, उनका पीरियड जब हम नोट आउट करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब आगे समझ में। जियोलॉजिकल है भूमंडली, ठीक है, भूमंडली इसको बोलते हैं। हिंट क्या लिखा है, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ अर्थ हिस्ट्री। बात सही है, यानी पूरे पृथ्वी की हिस्ट्री में हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाता है बेस्ड ऑन, किसी के आधार पे, किसके आधार पे, ऑर्गेनिज्म। इसके बाद दैट लिव डिफरेंट टाइम। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट लेंगे और उनका अलग अलग हम लोग क्या लेंगे, टाइम लेंगे। समझ गया ना। इसके आधार पे ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का चार्ट बनता है। प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, मतलब देखिए फॉसिल का बनना ही क्रिया कहलाएगा प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो इसमें हिंट क्या है, तो लिखा है कि फॉसिल्स आर हाईली कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब यही है कि फॉसिल का बन जाना। तो डिपेंड अपॉन, फॉसिल किसके आधार पर बनेंगे, इन्वायरमेंटल, जैसा इन्वायरमेंटल वैसा बने। देखिए फॉसिल का मतलब यह है कि जब उसको कोई ऑर्गेनिज्म अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है किसी भी चीज को, तो
वो चीज क्या बन जाता है, फॉसिल। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर उस पर चढ़ जाती है, ठीक ना, और वो जब बन जाती है तो फॉसिल हो जाता है, जो नष्ट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक ना। तो वही फॉसिल, फॉसिल का बनना। फॉसिल में हम लोग टाइप पढ़ेंगे और स्टडी टेक्निक पढ़ेंगे। तो देखिए फॉसिल के टाइप कई हैं, एक पेट्रीफाइड फॉसिल है, एक मोल्ड फॉसिल है, कास्ट एंड कार्बोनिफिल्स, ट्रेस फॉसिल, कंप्रेस और इम्प्रेशन। ये सारे फॉसिल को हम लोग टाइप स्टडी और करेंगे, ठीक ना। फॉसिल्स का मतलब प्लांट का, एक प्लांट का जीवाश्म बन जाना, समझ गए। जीवाश्म का मतलब क्या, हमने यही ना कहा कि कोई प्लांट है अगर वो डेड हो गया है, डेड का मतलब गिर गया है सॉइल में, अगर वो सड़ा नहीं है, सड़ने का मतलब क्या होता है कि धरती में, अर्थ में वो सड़ के घुल मिल जाता है, लेकिन वो सड़ नहीं पा रहा है। तो इसके कारण क्या है कि सड़ाने का मेन कारण जो होता है वो बैक्टीरिया होती है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, राइजोबैक्टीरिया, ये होती हैं। तो जब उसको नहीं सड़ा पाती हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं, तो वो प्लांट जो है जस का तस वैसे पड़ा रह जाता है, हजारों वर्ष, 100 वर्ष हो जाते हैं, समझ गया ना। उसी को बोलते हैं फॉसिल, समझ गया ना। तो टेक्निक, हम स्टडी टेक्निक हम जानेंगे। तो ये टाइप फॉसिल जो है इसको बताया जाएगा कि कैसे है। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी के कुछ उपलब्धियां हैं। बीरबल साहनी ने पैलियोबॉटनी में सबसे ज्यादा काम किया। तो सबसे पहले कहा गया कि बीरबल साहनी जो है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के क्या थे, पहले प्रोफेसर थे। अगर इनकी बार्न की बात करें तो 14 नवंबर बेहरा पंजाब में इनका जन्म हुआ। पहले जो भारत पाकिस्तान थे वो एक हुआ करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई किए वो लाहौर यूनिवर्सिटी से 1911 में किए, ठीक है। अगर देखा जाए तो इन्होंने जब इसमें काम किया था पैलियोबॉटनी, प्लांटों को खोजा, फॉसिल को खोजा, तो 1919 में लंदन यूनिवर्सिटी से इनको क्या मिला था, इनके पढ़ाई पे अवार्ड मिला, क्योंकि फिर लंदन चले गए थे पढ़ने, ठीक है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इस्टेब्लिश का मतलब खोले, एक इंस्टीट्यूट की स्थापना किए, ठीक ना। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखे, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किए थे, लखनऊ में, समझ गए ना। लखनऊ में इनके नाम से अभी भी वो इंस्टीट्यूट है, समझ आ गया, क्योंकि इन्होंने ज्यादा इस पे काम किया था पैलियोबॉटनी। फर्न का मतलब देखिए, इस एज को फर्न क्यों कहा गया, क्योंकि इस एज में जो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वे पौधे ग्रो किए थे जिनका नाम था फर्न पौधा। और जो फर्न पौधा होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही नीम की पत्ती के जैसे होते हैं, साइडी प्लेसेस में, इनार उनार में, कुआं हुआ में आप देखते हैं ना, नहीं हो जाते हैं, नीम की पत्ती के जैसे होते हैं, ठीक ना। तो इन्हीं को फर्न का नाम सुनिएगा, फर्न आप देख सकते हैं। तो उस समय में फर्न का पौधा ज्यादा ओरिजिन हुआ था, और उसी समय में इनकी भी ओरिजिन हुई थी, समझ गया ना। इसीलिए इनको कहा गया क्या, एज ऑफ फर्न, मतलब इनका जो आयु है, ओरिजिन है, वो उसी का हुआ। नहीं, एज ऑफ ए फॉसिल है, हमारी बात सुनिए, एज ऑफ फॉसिल है, एज ऑफ फर्न है। तो यहाँ पे ये टाइम है, ये पैलियोजोइक में हुआ है और ये किस जमाने में हुआ है, मीसोजोइक। तो इनका जमाना अलग था और इनका युग क्या था, अलग था, समझ गया ना। तो इस युग को फर्न, यानी इस युग को केवल फर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस युग में ज्यादा फर्न की ओरिजिन हुई, समझ गया ना, इसीलिए इनको अलग अलग बोला गया। बात समझ में आ गया ना। तो ये था तीसरा और चौथा मिनट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कल, ठीक है।